नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम विधिवत रूप से भाषा खंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल एक रूपरेखा मैंने आपको दी थी, पूरे जो हमारा प्लान रहेगा कि 30 दिन में हम भाषा खंड को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और कल मैंने आपको सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को किस तरीके से हम तोड़कर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हम बना सकते हैं। तो कल इस पे एक छोटी सी वीडियो के थ्रू हमने चर्चा की थी और आज से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि ये जो टॉपिक्स हैं, आपके 11 टॉपिक्स हैं पूरे हिंदी साहित्य में भाषा खंड के, उसमें से आसान से शुरुआत करते हुए हिंदी की जानकारी लेने हेतु हम मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना से आज शुरू करेंगे। मेरे 2 उद्देश्य हैं इस टॉपिक से शुरू करने का। एक उद्देश्य ये है कि आप हिंदी को जानते हैं, हम लिखते पढ़ते हैं हिंदी को, तो मोटा मोटा हमको आइडिया होता है। दूसरा, बचपन में हमने कहीं ना कहीं हिंदी की व्याकरणिक संरचना के बारे में पढ़ा है, 8वीं 10वीं में ज़रूर पढ़ा होता है, तो एक टच बन जाएगा इस भाषा खंड के साथ में। तो एक उद्देश्य ये है, और दूसरा, आसान से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जटिल की ओर बढ़ेंगे। तो आज थोड़े से कुछ टॉपिक्स आज हम करने की कोशिश करेंगे जो हमारे भाषा खंड के हैं। तो देखिए आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। डे 1 के टॉपिक्स ये हैं हमारे सामने। आज हिंदी की पद संरचना में संज्ञा व्यवस्था, सर्वनाम व्यवस्था और विशेषण व्यवस्था, इन 3 टॉपिक्स को हमको करना है। बचे हुए व्याकरण के टॉपिक जो हैं क्रिया, लिंग, कारक, वचन, विकारोत्पादक तत्व और वाक्य संरचना, ये हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज छोटा वीडियो, बिल्कुल हल्का वीडियो, ताकि आप जुड़ पाएँ, आसान लगें चीज़ें और धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आ चुके हैं, आप इनको डाउनलोड कर लीजिए और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 11वां टॉपिक है मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। तो पहला सवाल ही आपका आएगा कि भाई व्याकरण और मानक से क्या तात्पर्य है। तो मानक हिंदी से तात्पर्य खड़ी बोली से विकसित तथा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली उस मानक भाषा से है जिसे परिनिष्ठित हिंदी कहा जाता है। यही हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा व संपर्क भाषा है। अन्य भाषी व्यक्ति के सीखने के लिए ही यही मानक भाषा उपयोगी होती है। तो मानक हिंदी क्या है, कीवर्ड्स क्या निकले, किससे विकसित हुई है, खड़ी बोली से, लिपि कौन सी है, देवनागरी, जिसे क्या कहा जा रहा है, परिनिष्ठित हिंदी, और यह राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है। और अगर किसी को हिंदी सिखाना हो तो इसी भाषा को आप सिखाएंगे। तो ये क्या हुई आपकी मानक हिंदी। फिर किसी भाषा को अनुशासित करने की जो पद्धति है उसे कहा जाता है भाषा का व्याकरण। भाषा को अनुशासित करने की पद्धति को क्या कहा जाता है, भाषा का व्याकरण। तो ये 2 परिभाषाएं आप याद रखेंगे, उत्तर में लिखेंगे। अब देखिए, किसी भाषा का अध्ययन करना हो तो हमें 4 भागों में उसका अध्ययन करना होता है। विशेषकर हम बात कर रहे हैं हिंदी के संदर्भ में। हमें उसकी पद संरचना को समझना होगा, हमें उसकी कारक व्यवस्था को समझना होगा, उसके विकारोत्पादक तत्व को देखना होगा और उसके वाक्य संरचना को देखना होगा। किसको देखना होगा, वाक्य संरचना को। पद संरचना, कारक, विकारोत्पादक तत्व और वाक्य संरचना, ये 4 डायमेंशंस हमें व्याकरण का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। पद संरचना में हमें इसको 2 भागों में बांटा गया है, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद क्या होते हैं, ऐसे पद जो लिंग वचन आदि की वजह से क्या होते हैं, बदलते हैं। आदि की वजह से क्या करते हैं, बदलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, विकारी पद। अविकारी कौन से होंगे, जिनका स्वरूप लिंग वचन काल आदि की वजह से नहीं बदलता है। लिंग वचन के कारण इनका स्वरूप नहीं बदलता है, तो वो क्या कहलाएंगे, अविकारी पद कहलाएंगे। तो विकारी पद 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी हैं क्रिया, विशेषण, योजक, संबोधन और विस्मयाधिबोधक। ठीक है, ये अविकारी रहते हैं, मतलब इनका लिंग वचन की वजह से इनका स्वरूप नहीं बदलेगा, तो इसे अविकारी कहा जाएगा।
फिर कारक व्यवस्था, 8 कारक होते हैं जो हम पढ़ेंगे, संस्कृत से उठी है ये व्यवस्था। और विकारोत्पादक तत्व जो है लिंग वचन काल, ये देखेंगे। और लास्ट में वाक्य संरचना। तो ये मोटा मोटा आज जो 2 दिन का अगला है उसमें इसी में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, तो चलिए, बच्चों ने पढ़ा है, बड़े आराम से पढ़िए, समझिए और याद भी होगा आपको। संज्ञा क्या है, बचपन से रटते आ रहे हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भाव, द्रव्य, समूह या जाति के नाम को क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। और अच्छी परिभाषा लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं वह विकारी पद। ये हर परिभाषा में आप ऐड कर सकते हो वह विकारी पद जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भाव, द्रव्य, समूह या जाति के नाम को इंगित करता है, उसे क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, संज्ञा के भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होगी, जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु विशेष के बारे में बताएगी। व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु विशेष के बारे में बताएगी। जातिवाचक कौन सी होगी, जो किसी वर्ग का बोध कराएगी। किसका बोध कराएगी, किसी समूह या वर्ग का। अब वो इसमें समूहवाचक हो सकता है या द्रव्यवाचक हो सकता है। द्रव्य मतलब पदार्थ का बोध कराएगा। जैसे पानी एक पदार्थ है, लोहा एक पदार्थ है ना। मरकरी, पारा एक पदार्थ है। तो द्रव्यवाचक जो पदार्थ का बोध कराता है। समूहवाचक जो व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का समूह का बोध कराता है, उसे जातिवाचक कहा जाता है, जैसे सेना। ठीक है, भाववाचक जो गुण, स्वभाव, भाव, विचार या भावना को व्यक्त करता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण देखिए, व्यक्तिवाचक के राम, सीता, दिल्ली, कानपुर। समूहवाचक सेना मैंने बताया। द्रव्यवाचक पानी, पारा, लोहा, लकड़ी, ये सब आ जाएंगे द्रव्यवाचक। भाववाचक विनम्रता, कर, बुढ़ापा, बचपन, कृतज्ञ, है ना, ये भाव है। ये क्या है, भाव है। तो ठीक है, तो ये तीनों संज्ञाएं हुई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखिए, कई बार ये देखने को मिलता है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे उदाहरण देखिए, वह आधुनिक भारत का जयचंद है। वह आधुनिक भारत का जयचंद। अब जयचंद क्या है, एक नाम है जो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसे जातिवाचक, जिसका स्वभाव जयचंद जैसा है, उसे एक जाति के रूप में मान लिया गया है, इसलिए इसे कहा जा रहा है आधुनिक भारत का जयचंद। मतलब उसके गुण किससे मिलते हैं, जयचंद से मिलते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा भी कई बार व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी क्या है, एक जातिवाचक। नेता लोगों को समाहित करने वाला जो समूह होगा, जो जाति होगी, उसे नेताजी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के संदर्भ में नेताजी का शब्द का प्रयोग हुआ है। जो नेताजी कौन है, सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, तो कई बार इनका एक दूसरे के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, याद क्या रखना है, अंग्रेजी में संज्ञा क्या होती है, प्राय अविकारी रहती है, जबकि हिंदी में क्या है, संज्ञा विकारी। हमने शुरू में देखा पद संरचना, उसके बारे में विकारी में संज्ञा पहला था। तो संज्ञा क्या है, विकारी है। संज्ञा क्या है, विकारी है। ठीक है, जबकि अंग्रेजी में संज्ञा क्या रहेगी, अविकारी। मतलब लिंग वचन के साथ उसका रूप नहीं बदलेगा, ठीक है। फिर जो अगला टॉपिक है, आसान टॉपिक है, हिंदी के सर्वनाम व्यवस्था। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो दोबारा हम क्या लिखेंगे, वह विकारी पद जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्यों सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, हिंदी संज्ञा की बार बार आवृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति के नाम पर आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद कीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी एक टेबल याद कर लीजिए।
अगर उत्तम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष का मतलब स्वयं के बारे में बात हो रही है, मैं और हम, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम, मध्यम पुरुष में तू और तुम, अन्य पुरुष में वह और वे। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए पुरुषवाचक सर्वनाम की। लेकिन कुछ समस्याएं भी आती हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं क्या हैं कि बिहारी हिंदी में आप देखोगे, बिहारी हिंदी में मैं का प्रयोग नहीं होता, हम बोलते हैं। हम यहाँ जा रहे हैं मतलब मैं यहाँ जा रहा हूँ। हम खाना खा लिए, मैंने खाना खा लिया है को हमने खाना खा लिया है, हम खाना खा लिए। और जब बहुवचन बनाते तो हम की जगह हम लोग का प्रयोग होता है, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसी प्रकार तू शब्द जो है उसको अभिजात्य जो वर्ग की भाषा है उसमें तू को अपमानजनक माना जाता है, मतलब सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, अपमान भी नहीं बोले तो ये क्या है, तू को निंदनीय माना जाता है तू शब्द के प्रयोग को। इसलिए या तो तुम का प्रयोग किया जाएगा, अगर तुम यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर भी क्या ही प्रयोग करेंगे, बहुवचन में तुम लोग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आप शब्द का प्रयोग किया जाता है जो बहुवचन है लेकिन एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर 5 भेद और बचे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ, कौन, कैसे, ये सब क्या हो गए प्रश्नवाचक। संबंधवाचक क्या हो गए, जो संबंध स्थापित करेंगे, जो मेहनत करेगा वह लक्ष्य प्राप्त करेगा, तो जो वह, ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चितता का बोध कराएंगे, यही वही, मतलब फिक्स है कि यही, इसी की बात कर रहे हैं हम। अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चय नहीं हो, कोई, कुछ, ठीक है ना। निजवाचक क्या होगा, जो अपने बारे में बात हो, मेरा, अपना, हमारा, है ना, ये क्या होंगे निजवाचक, ये क्या होंगे निजवाचक। तो आसान है, सर्वनाम एक पेज में पूरा हो गया है, तो ये सर्वनाम आप देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो हिंदी की विशेषण व्यवस्था। विशेषण क्या है, वह वो विकारी पद जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और यदि ये क्रिया की विशेषता बताने लगेंगे तो ये क्रिया विशेषण हो जाएंगे। लेकिन क्रिया विशेषण हमने शुरू में भी पढ़ा था, ये क्या होता है, अविकारी होता है, लिंग वचन से यह नहीं बदलता है, ठीक है। देखिए अब विशेषण के भेद देखिए। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और ये इनके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। गुणवाचक के कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, उपभेद नहीं होते। सार्वनामिक विशेषण के उपभेद हैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। परिमाण बोधक के क्या होंगे, निश्चित परिमाण बोध, अनिश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। संख्यावाचक के क्या होंगे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। पहले गुणवाचक। गुणवाचक क्या है, जो संज्ञा के गुण, दोषों, रंग, आकार आदि को बताते हैं, संज्ञा के गुण दोष आदि को बताएंगे, वो गुणवाचक होंगे। मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, गोरा, काला, जो भी विशेषताएं बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, गुणवाचक। ये क्या रहेगा, ये रहेगा विकारी, ये क्या रहेगा, विकारी रहेगा। सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो अपने सर्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं, मतलब सर्वनाम ही है उसी रूप में विशेषता बता देंगे। अपने, तुम्हारे, अपने, तुम्हारे, जैसे पार्ट्स देखो इसके, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। 4 सार्वनामिक विशेषण है। निश्चयवाचक वह किताब दो, अनिश्चयवाचक कोई, पता नहीं है कौन किसकी बात कर, वह मतलब वो, सामने जो दिख रही है वही, कोई मतलब पता नहीं किसकी बात कर रहा है। प्रश्नवाचक कौन सी किताब चाहिए, प्रश्न, कौन। संबंधवाचक जो संबंध स्थापित करेगा, जो कल मांगी थी वही दो, तो जो और कल, वही, जो और वही, ये क्या है, संबंध स्थापित करें, तो ये संबंधवाचक है। तो देखिए ये 4 विशेषण हुए किसके, सार्वनामिक विशेषण के पार्ट हुए, ठीक है। उदाहरण भी हमने देख लिए। फिर तीसरा है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक जब होगा जब विशेष्य के रूप में कोई द्रव्यवाचक संज्ञा है। विशेष्य क्या होता है, देखिए विशेषण में विशेषण हो गया और विशेष्य हो गया। विशेषण तो जो शब्द विशेषता बतला रहा है संज्ञा सर्वनाम की, वो कहलाता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो संज्ञा सर्वनाम, वो कहलाएगा विशेष्य। जैसे यह लड़का काला है, तो विशेष्य क्या हुआ, लड़का, किसकी विशेषता बताई जा रही है, और काला क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। तो 2 पार्ट होते हैं इसके, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। मतलब अगर
परिमाण का बोध निश्चित रूप से हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, निश्चितवाचक। और अगर परिमाण का बोध अनिश्चित है, पता नहीं है कितना होगा, तो वो कहलाएगा अनिश्चितवाचक। जैसे 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा फिक्स है, परिमाण का निश्चय किया जा सकता है। और थोड़ा पानी, कितना पानी, थोड़ा कुछ भी हो सकता है, तो उस थोड़े का बोध नहीं हो पा रहा है, निश्चित बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। फिर आखिरी जो पार्ट है इसका वो होता है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें विशेष्य क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर क्या थी, द्रव्यवाचक संज्ञा, यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और ये दोनों क्या रहेंगे, अविकारी रहेंगे, और पहले दोनों वाले क्या रहेंगे, विकारी रहेंगे। ठीक है, मतलब लिंग वचन के साथ इसका रूप बदलेगा। जैसे गोरा लड़का और गोरी लड़की, तो गोरा गोरी बदल गया ना, लिंग के साथ बदल गया। ठीक है ना। तो 10 मीटर कपड़ा, 10 थोड़ा पानी, जैसे संख्यावाचक में। अब संख्यावाचक की बात करते हैं। जब विशेष्य क्या हो आपका, विशेष्य आपका जातिवाचक संज्ञा हो, क्या हो, जातिवाचक संज्ञा हो, तब वो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। अब निश्चित बोध होगा तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित बोध होगा तो अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। तो जैसे निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, 20 जवान, अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, कुछ लड़के जिसका बोध नहीं हो पा रहा है। तो दोबारा रिपीट कर लो, 4 पार्ट क्या हैं हमारे विशेषण के, गुणवाचक, सर्वनाम, सार्वनामिक, परिमाण बोधक और संख्यावाचक, और ये इनके सब पार्ट हैं। क्योंकि मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो पहला प्रश्न आज जो दिया जाएगा वो विशेषण पे ही दिया जाएगा, तो उसका उत्तर लिखने का आपको अभ्यास करना है, वो ग्रुप पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। तो आज के ये 3 टॉपिक, नहीं एक थोड़ा सा रह गया है, वो देख लेते हैं। विशेषण के भेद, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में क्या होता है, विशेषण विशेष्य से पहले आएगा। विशेष्य कौन है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। विशेषण वह शब्द जिससे विशेषता बतलाई जा रही है। जैसे वह काला लड़का, तो वह तो हो गया सर्वनाम, काला हो गया विशेषण, और लड़का हो गया क्या, विशेष्य, ये हो गया विशेष्य। अब बात आ रही है कि विशेषण क्या आ रहा है, विशेषण से पहले आ रहा है, विशेष्य से पहले आ रहा है, तो ये तो विशेषण है, ये विशेष्य तो पहले आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण में उल्टा हो जाएगा, विशेषण विशेष्य के बाद आएगा। वह लड़का काला है, तो ये हो गया विशेष्य और ये हो गया विशेषण, बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर कुछ विशेषण होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। क्या कहा जाएगा, प्रविशेषण। जैसे वह बहुत चालाक है, वह बहुत तेज है, ठीक है ना, वह बहुत सुंदर है। तो सुंदर, चालाक, ये शब्द क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द जो है वो विशेषण की विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, प्रविशेषण कहा जाएगा। फिर कुछ शब्द होते हैं जो संज्ञा से विशेषण बन जाते हैं, सर्वनाम से विशेषण बन जाते हैं और क्रिया से विशेषण बनते हैं। जैसे संज्ञा है बनारस और विशेषण बना दिया आपने बनारसी। मैं सर्वनाम है, मैं से मेरा, ये विशेषण बन गया। क्रिया खाना, खाना से आपने विशेषण बना दिया खाऊ। लड़ना से लड़ाकू, ये होता है मतलब संज्ञा से विशेषण बनना, सर्वनाम से विशेषण बनना और क्रिया से विशेषण बनना। ठीक है, तो ये विशेषण था जो हमने पढ़ लिया। तो 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए, बाकी बचे हुए टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। फीडबैक दीजिएगा आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। इतना दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं नहीं, इतना पढ़ाने वाली चीज़ें भी नहीं है, पर आज मैंने आराम से पढ़ाया है आपको, जस्ट शुरुआत है इसलिए। तो अगर आपकी कोई समस्याएं हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई फीडबैक हो तो वो भी बताइएगा, और आज का दिया हुआ प्रश्न ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।